So, good morning and welcome. As previously told, that the historical experiment on Garden P in the garden of Augustinian Monastery of Brunn by Gregor Johann Mendel has given laws that govern inheritance. So, that historical epoch making work is very important for us. For better understanding, I told you that we will divide this experiment in 5 subtitles. तो ग्रेगर जोहान मेंडल ने ऑगस्टेनियन मोनेस्ट्री ऑफ ब्रून के गार्डन में पी प्लांट पे जो हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के जो नतीजे थे वो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बन गए। आज जिस पे जेनेटिक्स टिका है वो एक्सपेरिमेंट हमें समझना था और मैंने कहा कि उसको हम 5 सबटाइटल्स में डिवाइड करेंगे। तो ग्रेगर जोहान मेंडल जो एक संन्यासी होता त्यांनी ऑगस्टॅनियन पंथीयांच्या मठाच्या बगीच्यामध्ये जो एक गार्डन पीवरती एक्सपेरिमेंट केला, हा असा ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट होता की त्याचे जे रिझल्ट आहे तेच लॉज ऑफ इनहेरिटन्स आहे, जे तुम्हाला तेवढे कळतात, तुम्ही सुद्धा बोलताना ते लागू करता कि माता की तरफ से और पिता की तरफ से हमें एक एक जीन आता है और उसमें से एक एक्सप्रेस होता। जिसके पास 2 अलग अलग जीन्स या अलील्स है उसका सेग्रीगेशन होता। तो आपण हे जे बोलतो ना ते त्या मेंडलचे जे लॉज आहे, तर तो एक्सपेरिमेंट आपल्याला समजून घ्यायचा होता आणि तो सोपा करण्यासाठी आपण 5 सबटायटल केले होते। पहिलं सबटायटल होतं की व्हाय डिड मेंडल वर्कड ऑन गार्डन पी, व्हाय नॉट ऑन मैंगो, डॉग, कैट, ह्यूमन। तो वी हैव सीन दैट पी ऑफर सर्टन एडवांटेजेस। नो, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक इन डिटेल बिकॉज द थिंग हैज़ बिन नोन टू यू कि मेंडल ने पी प्लांट पर ही क्यों काम किया। नंबर 2, विच कैरेक्टर्स he chosen for study. So again you know the 7 characters and each character has 2 alternative forms, that is contrast. So those 7 characters are height of the stem, seed shape, seed color, pod shape, pod color, flower position, flower color. ओके इट इज। तो सर पहिलं टायटल होतं आपलं, सबटायटल होतं व्हाय डिड मेंडल चोजन पी, दुसरं होतं विच 7 कॅरेक्टर ही स्टडीड, तिसरं प्रोसिजर। व्हॉट डिड मेंडल डू? तो सर ही यूज टू क्रॉस द 2 प्युअर प्लांट विच आर डिफरंट फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स अँड आफ्टर क्रॉसिंग ही यूज टू गेट द F1. Then he was doing selfing of F1 and he was getting F2. And the procedure of his experiment we have repeated 4 or 5 times. मी इथं माझ्या बोर्डवरती त्याच्या एक्सपेरिमेंटची प्रोसीजर, हाइट के लिए उसने क्या किया, सीड शेप, सीड कलर, तो मैंने यहाँ पे आपको करके दिया और आपको कहा था एक असाइनमेंट के रूप में कि तुम्ही स्वतः 3 मोनोहायब्रिड क्रॉस करा, एखादं पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर। होप कि वो आपने किया होगा, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ सुटेबल एग्जाम्पल एंड ऑब्टेन F2 फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो। तो वो हमारा हो गया। तो सर
Why did Mendel selected P for his experiment? Which 7 character he selected? What was the procedure of his experiment? और आज अभी मैं बात करूंगा की मेंडलनी जे 7 मोनोहायब्रिड क्रॉस केले. मोनोहायब्रिड क्रॉस म्हणजे इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल जीन. मतलब कि हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ सिंगल कैरेक्टर देख रहे. तो when a cross is made between two pure plant which are different for a single character or contrasting forms of a single character, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस उसने 7 किए. और अब हमें देखना है व्हाट वेर हिज ऑब्जर्वेशंस. म्हणजे ग्रेगर जॉन मेंडलनी 7 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस केले और क्रॉसेस करने के बाद उन्होंने कौन से ऑब्जर्वेशन किए होंगे, रिकॉर्ड किसी पर्ची पे क्या लिखा होगा. तो चलो हम उनको समराइज करते और ध्यान दो. व्हेन ही क्रॉस्ड प्योर टॉल विथ प्योर ड्वार्फ इन F1 ऑल प्लांट्स वेर टॉल, no one was dwarf. So he noticed, he observed, he wrote कि out of the 2 forms only one form was seen in F1 generation and never both. त्यांनी म्हटलं की जेव्हा मी टॉल आणि ड्वार्फला क्रॉस केलं तर F1 जनरेशनमध्ये सगळे प्लांट कसे होते, टॉल. एकही नव्हतं ड्वार्फ. मग त्यांनी काय ऑब्झर्व केलं, काय लिहिलं असेल की 2 फॉर्मपैकी पुढच्या पिढीत फक्त दिसतो एकच, दोन्ही नाही. अँड व्हेन F1 प्लांट्स वेर सेल्फ ही गॉट F2. इन F2 जनरेशन both the forms were recovered. So tall as well as dwarf, both the forms were recovered in a typical ratio of 3:1. So the dominant form 3/4 and recessive form 1/4, 25%. सेकंड, त्यांनी म्हटलं की जेव्हा मी राऊंड सीडेड प्लांटला रिंकल्ड सीडेड प्लांट सोबत केलं क्रॉस, तर पुढच्या पिढीमध्ये सगळ्या प्लांटला जे सीड आले ते होते राउंड, एक के भी नहीं रिंकल. और जब मैंने F1 प्लांट्स को सेल्फ किया तो मुझे जो F2 जनरेशन मिली वहाँ 75% प्लांट के बीच कैसे है राउंड, 25% प्लांट के बीच कैसे है रिंकल. अगेन सेम थिंग, consistent pattern of result he got. Third monohybrid cross, yellow seeded plant was crossed with a green seeded plant, and in the next generation all plant possess yellow seed, no one has green. And when the F1 were self to got F2 generation, in F2 generation might be 100 plant or 1000 plant, but 75% were having yellow seeds and 25% were having green seeds. Again, both the parental form were obtained in F2 in a typical ratio of 3:1. जब चौथा मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि इन्फ्लेटेड पॉड वाले प्लांट को कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड वाले प्लांट के साथ जब मैं करता हूँ क्रॉस तो अगली पीढ़ी में मुझे सारे प्लांट की पॉड्स दिखती है इन्फ्लेटेड, एक की भी नहीं कॉन्स्ट्रिक्टेड. और जब मैंने इन F1 प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया तो F2 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स मुझे मिले होंगे 400 होंगे, वो 4000 होंगे. जब मैंने गिना तो 75% प्लांट्स have inflated pod and 25% has constricted. So both the parental forms were recovered in a typical ratio of 3:1. So this ratio is very famous. It is called monohybrid ratio. पुढचा 5वा त्यांनी मोनोहायब्रिड क्रॉस केला. त्यांनी म्हटलं
की ज्या पी प्लांटच्या शेंगा हिरव्या आहेत त्या प्लांटला दुसऱ्या पी प्लांटसोबत मी क्रॉस केलं ज्याच्या शेंगा पिवळ्या आहेत. मी पाहिलं की F1 जनरेशनमध्ये सगळ्या प्लांटला फक्त ग्रीन पॉड्स आल्या, एकालाही येलो नाही आल्या. म्हणजे 2 रूपापैकी 2 फॉर्मपैकी एकच फॉर्म दिसतो मला F1 मध्ये. और जेव्हा मी त्या ग्रीन पॉडेड F1ला सेल्फ केलं त्या प्लांट्सला, तो F2 मध्ये मला जेवढे प्लांट्स भेटले असतील त्याच्यातल्या 75% ग्रीन पॉड होत्या आणि 25% प्लांटला होत्या येलो. जब छठा मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया कि ऐसा पौधा जिसके फूल एक्सिल में है और उसे क्रॉस किया ऐसे पौधे के साथ जिसके फूल टर्मिनल है. अगली पीढ़ी में जितने प्लांट्स बने सभी को एक्सिल में फूल थे और जब उनको सेल्फ किया तो अगली पीढ़ी में जो प्लांट्स मिले तो उसमें से 3/4 प्लांट ऐसे थे जिनको एक्सिल में फूल था और 1/4 ऐसे थे जिनको टर्मिनल था. जब 7वां मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, एक बार में वो एक ही कैरेक्टर को फोकस करता था. यहां हाइट, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजिशन एंड नाउ फ्लावर कलर. तो व्हायोलेट फुलं ज्या प्लांटचे आहे त्याला व्हाईट फुलावाल्यासोबत जेव्हा केलं क्रॉस, तर पहिल्या पिढीमध्ये फक्त सगळ्यांना व्हायोलेट फुलं होते, एकालाही नव्हते व्हाईट. आणि जेव्हा त्यांचं सेल्फिंग केलं ना, तेव्हा त्याच्या पुढच्या पिढीत 75% प्लांट्सला आले व्हायोलेट फ्लावर आणि 25%ला आले व्हाइट फ्लावर. तो देखो, आप ये सातों ऑब्जर्वेशन पे नजर डालो. तुम्ही या सातही ऑब्झर्वेशनला पहा. तुम्हाला काय दिसतं? तो सर मला हे दिसतं की पॅरेंटल फॉर्म्स 2 आहे, पण F1 मध्ये फक्त एकच फॉर्म दिसतो. दुसऱ्या भाषेत जे मुलं आहे ते एकाच पेरेंटसारखे आहे, दोघांसारखे मुलं झालेच नाही. So out of the 2 parental form, every time in F1 only 1 is expressed and other remain suppressed. So the form that is seen in or expressed in F1 generation is called dominant form, and one who remain suppressed, that is do not express, is called recessive form. आता पहा बरं, F1 मध्ये सगळ्या झाडांची फुलं कशी आहे? व्हायोलेट. तो 2 फॉर्म पैकी जो फॉर्म दिसेल तो डॉमिनंट. तो व्हायलेट फ्लावर कलर इज डॉमिनंट ऑन व्हाइट. तो ये जो ऑब्जर्वेशन है उस पर से उन्होंने निकाले कंक्लूजन, एंड द कंक्लूजन्स वेर सो परफेक्ट दैट दे बिकेम लॉ ऑफ डॉमिनेंस. इथे लक्ष द्या, मेंडल ने कभी नहीं कहा कि दिस इज माय फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. ही वॉज सो डाउन टू अर्थ and humble that he said, this is my generalization. मेंडल हा इतका नम्र होता, त्याचे पाय एवढे जमिनीवर होते, त्यांनी कधी नाही म्हटलं की हा पहिला लॉ ऑफ इनहेरिटन्स आहे, लॉ ऑफ डॉमिनन्स. त्यांनी म्हटलं हे माझं पहिलं निष्कर्ष आहे, जनरल मी काढलेला एक निष्कर्ष आहे. बट द रीडिस्कवरर, वन ऑफ द रीडिस्कवरर ऑफ मेंडल्स वर्क वॉज कोरेन्स. ही वॉज सो इम्प्रेस्ड
that he said कि this is a law of dominance, this is a law of segregation, etc. तो सर तुमचं असं म्हणणं आहे की मेंडलनी कधी असं म्हटलंच नाही? नाही, त्यांनी म्हटलं की असं मला वाटतं, असं होत असेल. पण त्याच्यानंतर कोरियन्सनी जेव्हा ते वाचलं तर तो खूप प्रभावित झाला. त्यांनी म्हटलं की अहो हा लॉ ऑफ डॉमिनन्स आहे, हा लॉ ऑफ सेग्रिगेशन आहे. तो लॉ ऑफ डॉमिनन्स कैसे दिया? आउट ऑफ द टू पेरेंटल फॉर्म, the form that is seen in F1 generation is dominant and the other is recessive. सर हे असं खरं असतं का हो? तो तुम्हालाही माहिती आहे की खरं आहे, फक्त सगळीकडे लागू नहीं है, वो आगे आएगा डेविएशन में. सर ये नहीं समझा आपने क्या कहा? मैंने कहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इज ट्रू बट नॉट एप्लीकेबल इन एवरी केस. तो सर हाउ कम इट इज ट्रू? देखो, फर्ज करो कि हमारी माता ए ब्लड ग्रुप की है, आपल्या आईसाहेब ए ब्लड ग्रुपचे आहेत आणि होमोझायगस, आणि आपले वडील हमारे पिता ओ ब्लड ग्रुप के हैं. सो माता का ब्लड ग्रुप ए, पिता का ओ. सो ए एंड ओ क्या है? फिनोटाइप. जैसे कि टॉल एंड ड्वार्फ आर द फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस. अब जीनोटाइप बताओ. तो सर आई साहेब ए ब्लड ग्रुपच्या आहे आणि त्या प्युअर आहे, म्हणजे होमोझायगस आहे. सो ॲन इंडिव्हिज्युअल हॅव्हिंग आयडेंटिकल अलील्स इज सेड टू बी होमोझायगस. सो IA आणि वडील स्मॉल आय. सो दीज आर द जीनोटाइप्स ऑफ आवर पेरेंट्स. तो यहाँ कैपिटल टी टॉल, स्मॉल टी ड्वार्फ हमने लिया था. आता गॅमिट्स. सो ही माऊली आयुष्यभर जेवढे ओव्हा म्हणजे फिमेल गमिट प्रोड्यूस करेल, तर त्या माऊलीचे सगळे ओव्हा म्हणजे फिमेल गमिट असतील. IA गमिट ऑलवेज कंटेन वन अलील, नेवर बोथ. दोन्ही अलील कधी लिहायचे नाही, गमिट हॅप्लॉइड असतं. तो ही माऊली आयुष्यभर जेवढे फिमेल गमिट बनवेल ना, तर प्रत्येक वेळा तिच्या गमिटमध्ये कोणता अलील असेल? IA. और ये पुरुष जितने मिलियन एंड बिलियंस ऑफ स्पर्म बनाएगा, हर बार स्पर्म विल हैव स्मॉल आई. आता या पती पत्नीला जेवढे मुलं होतील, मग ते एक मुलगा मुलगी असो की 2 असो की 3 असो, प्रत्येक वेळा आईसाहेबाकडून काय येईल? IA. आणि वडिलांकडनं काय येईल? स्मॉल आय. म्हणजे मला माझ्या आईकडनं आला IA आणि बाबाकडनं आला स्मॉल आय, किंवा माझ्या सिस्टरला आईकडनं IA, वडिलांकडनं स्मॉल आय. तो यहाँ जितने भी बच्चे होंगे उन सभी का जीनोटाइप होगा IA स्मॉल आई, और सभी का फिनोटाइप माने ब्लड ग्रुप क्या होगा? A. सो मेंडल वॉज राइट. उसने कहा आउट ऑफ द 2 एलील ओनली 1 एक्सप्रेस phenotypically, that is dominant, and the other that remain suppress is recessive. तो यहां क्या था? तो सर कैपिटल T स्मॉल t is a genotype of F1 and capital T is
डॉमिनंट, इट विल एक्सप्रेस द हाइट इज टॉल. म्हणजे सर लॉ ऑफ डॉमिनन्स ट्रू है. तो सर आप तो कहते कि यस इट इज ट्रू, इट इज सिग्निफिकेंट आल्सो. मैं बताऊंगा आगे विस्तार से कि थैंक गॉड देर इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिया, मायोपिया, थैलेसीमिया, फिनिलकेटोन्यूरिया, cystic fibrosis, most of the genetic disorders are because of a recessive gene. Thank God कि अगर आप में या मुझ में कोई रेसेसिव जीन है तो उसे सप्रेस करने वाला है डोमिनेंट. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इज ट्रू, इट इज सिग्निफिकेंट आल्सो, बट नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर इन ऑल केस. फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि हमारे पिता बी ब्लड ग्रुप के होते, होमोजाइगस, सो हिज जीनोटाइप वुड हैव बीन IB. The sperm would have IB, and all children born to this couple will have IA, IB. अब मेंडल तो कहता कि आउट ऑफ द टू अलील ओनली वन विल एक्सप्रेस. तो या तो ब्लड ग्रुप होना चाहिए A या फिर होना चाहिए B, बट ब्लड ग्रुप तो रहता है इस बच्चे का AB. यहां वो लॉ लागू नहीं है. सो रिमेंबर कि ये जो उनका ऑब्जर्वेशन है कि आउट ऑफ द टू फॉर्म ओनली वन फॉर्म इज सीन इन F1 generation, that is dominant, and the other which is not seen is recessive. उस पर से आया लॉ ऑफ डोमिनेंस. और फिर आगे कि ये जो टॉल है या राउंड है या येलो है या इन्फ्लाटेड है या ग्रीन है या एक्सिलरी है या वायलेट है, ये सातों जो F1 है वो सातों कैसे हैं? सर हेट्रोजाइगस, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y. अगर आपने क्रॉसेस किए, ध्यान से देखा, तो फिर आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. कैपिटल I स्मॉल i, कैपिटल G स्मॉल g, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल C स्मॉल c. ओके. तो कोई भी जो F1 होता है, जैसे हमारी पहली वाली केस लीजिए कि द फादर हैज O ब्लड ग्रुप, ही स्पर्म हैज स्मॉल I allele, and the children born to this couple are IA small I. तो देखो, जैसे कि ये मेरा उदाहरण है कि मेरी मां से मुझ में IA आता है और मेरे पिता से स्मॉल I. सो इन अ F1 इंडिविजुअल और अ हाइब्रिड इंडिविजुअल, there are two dissimilar alleles, but the gametes produced by this hybrid is always pure. सर हे नाही समजलं. माझ्या प्रत्येक सेलमध्ये दोन्ही अलील आहे, IA एंड स्मॉल I, बिकॉज मैं डिप्लॉयड हूं. पर इस व्यक्ति के जो स्पर्म्स होंगे, म्हणजे गमीट असतील, तो गमीट्स आर ऑलवेज हॅप्लॉइड. तो दोनों अलील तो जा नहीं सकते. तो अर्ध्या स्पर्म मध्ये IA, अर्ध्या स्पर्म मध्ये स्मॉल I. तो इन अलील्स का हुआ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन. तो यहां से आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अब फर्ज करो कि ये जो व्यक्ति है F1 IA स्मॉल I, उसके ये दो प्रकार के गमीट्स है. सपोज ही हैपन्स टू मैरी with a woman having again IA and
स्मॉल आय. म्हणजे हा जो व्यक्ती आहे ज्याचा ब्लड ग्रुप आहे ए, ज्याचा जिनोटाईप आहे IA स्मॉल आय, तो त्याचा विवाह अशा व्यक्तीशी झाला ज्याचा वापस ब्लड ग्रुप आहे ए. म्हणजे त्या महिलेचा ब्लड ग्रुप काय आहे ए, जिनोटाइप IA स्मॉल आय. तो ये जो महिला है शी विल आल्सो प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गॅमिट्स, IA अँड स्मॉल आय. आता पहा, मेल गमिट 2, फीमेल गमिट 2. अब देखो, मदर इज ए, फादर इज ए, both have same genotype IA small IA small I. Both produces same type of gamete IA small IA small I. आता या कपलला जेवढे मुलं होतील ते कसे असतील? तो सर पनेट स्क्वेअर या एरो मेथड लगाओ. तो सर IA स्पर्म IA ओहम, IA स्पर्म IA ओहम, सो IA स्पर्म बट स्मॉल I ओहम, सो IA स्मॉल I अगेन A. ओके. अब देखो, स्मॉल I स्पर्म एंड IA ओहम, तो IA स्मॉल I अगेन A. स्मॉल I स्पर्म एंड स्मॉल I ओहम, सो स्मॉल I दैट इज O. तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों की? या तो A या तो O. और रेशो कितना आता है? 3:1. तो ये सब सही है. मेंडेलियन प्रिंसिपल्स आर अप्लिकेबल टू ऑल सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गॅनिझम. असं नाही आहे की मेंडलनी पी प्लांटवर वर्क केलं तर ते लॉ फक्त पी प्लांटसाठीच आहे. इट इज अप्लिकेबल टू ऑल सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गॅनिझम. तो सेग्रिगेशन काय असतं? सो सर तुम्ही म्हणता की आपण डिप्लॉइड आहे, तर आपल्याकडे 2 अलील असतात होमोलॉगस क्रोमोझोमवर. आणि जेव्हा आपण गमीट तयार करतो मिओसिस, तर जेव्हा सेल डिव्हिजन तुम्हाला मी सांगेल की जेव्हा ॲनाफेज 1 येते तर तेव्हा यांचं होते सेपरेशन. तो 50% गमिटमध्ये जातं IA, 50% मध्ये जातं स्मॉल आय. तसंच याचे जे गमिट बनले ते अर्धे कॅपिटल T अर्धे स्मॉल t. सो दॅट इज लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. इट इज युनिव्हर्सली ट्रू बिकॉज गमिट इज ऑलवेज हॅप्लॉइड. सो रिपीट करो. ओके. लॉ ऑफ डॉमिनन्स is a first law of inheritance. It is not applicable in every case. It has exception. जैसे AB blood group. But law of segregation is universally true. Because gamete is always haploid. तो 2 अलील जाऊच शकत नाही, एकच जावं लागेल. तो व्यक्ती भेसळ आहे. सर भेसळ नाही समजा. जसं मला आईकडून काय आलं IA आणि वडिलांकडून स्मॉल आय, म्हणजे A आहे आणि O आहे, म्हणजे मी भेसळ आहे. पण गमिटमध्ये फक्त A नाही तर फक्त O. गमिट इज ऑलवेज प्योर और इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट. सो बिफोर actually we start the Mendelian principles or Mendelian laws or laws of inheritance, we must know
सर्टन बेसिक टर्म्स। तो सर आप कहते हैं कि मेंडल के जो लॉज है वो सीखने से पहले कुछ बेसिक टर्म मालूम होना आवश्यक है। दैट्स राइट। म्हणजे ग्रेगर जोहान मेंडल ने पी प्लांट पे जो 7 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस किए उसके आधार पे 2 लॉज आए, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और उन्होंने जो डायहाइब्रिड क्रॉस किए, मतलब साइमल्टेनियसली ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। उसके आधार पे तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसी को मैं मराठी में दोहराता। सर आपण असं म्हटलं की जे प्रिन्सिपल्स ऑफ इनहेरिटन्स आहेत ग्रेगर जोहान मेंडलनी दिलेले, त्यापैकी 2 जे लॉज आहेत, लॉ ऑफ डॉमिनन्स आणि लॉ ऑफ सेग्रिगेशन, हे मोनोहायब्रिड क्रॉसच्या आधारे दिले, म्हणजे व्हाईल कन्सिडरिंग सिंगल कॅरेक्टर। आणि तिसरा लॉ जो आहे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो डायहायब्रिड क्रॉसच्या आधारे दिला। तर हे सगळे लॉज शिकण्याच्या पूर्वी ह्या बेसिक टर्म्स आपण समजून घेऊया। त्यापेक्षा महत्त्वाचं मला हे वाटतं की ह्या टर्म्स म्हणजे आहे ना तुम्हाला पूर्ण चॅप्टर समजून सांगू शकतात रादर देन द लॉज। एक एक टर्म को आप समझो। मेरी तरफ से आपको एक सूचना, हर जगह एग्जाम्पल ध्यान में रखो। प्रत्येक वेळी एग्जाम्पल लक्षात ठेवा। सो लेट अस स्टार्ट। पहली टर्म है कैरेक्टर। अब बताओ, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कैरेक्टर तो आप क्या कहोगे? सर कैरेक्टर इज a special feature of an organism। तो कॅरेक्टर म्हणजे ऑर्गॅनिझमचा फीचर। तो काय फीचर असतात एखाद्या प्लांटचे? तो सर पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन, हाइट। तो character is a feature of an organism। For example, height। So height is a character। तो character means feature of an organism। For example, height। example विसरायचे नाही। अब सेकंड है व्हाट इज ट्रेट। सुनो, ट्रेट इज डिटेक्टेबल वैरिएंट ऑफ अ कैरेक्टर। मग कॅरेक्टरचे डिटेक्टेबल वैरिएंट्स म्हणजे ट्रेट आहे। तो आंखों के सामने एक कैरेक्टर लाइए, हाइट, ठीक है। हाइट काय आहे? कैरेक्टर। आता या हाइटचे व्हॅरियंट्स तुम्हाला किती माहिती है? बताइए। मेंडल ने कितने प्रकार की हाइट देखी थी पी प्लांट में? सर 2 प्रकार की, टॉल एंड ड्वार्फ। सो दिस टॉल एंड दिस ड्वार्फ इज कॉल्ड ट्रेट। सो रिमेंबर, ट्रेट इज डिटेक्टेबल वैरिएंट ऑफ अ इनहेरिटेड कैरेक्टर। जो कैरेक्टर होतो इनहेरिट। सर इनहेरिटेबल कैरेक्टर मीन्स जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, पर ये क्रिकेट वाला जो कैरेक्टर है क्या उनके बच्चों में जाएगा? या जाकिर हुसैन साहब बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, तो क्या ये गुण उनके बच्चों में जाएगा? नहीं। तो ये जो कैरेक्टर है वो इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स नहीं है। तो जो कैरेक्टर हेरिटेबल है उसके वेरिएंट्स
मतलब ट्रेट। तो मैं व्यवहारिक जीवन का आपको उदाहरण देता, जैसे कोई दो आपने सैमसंग के फोन देखी, तो ये कौन सा है S10, ये कौन सा है S10। तो क्या ये दोनों सेम फोन है? द शॉपकीपर सेड नो, दिस इज S10, दिस इज S10 प्लस। सो ये है वो दो वेरिएंट्स। या कोई एक मारुति का व्हीकल है, से वॅगन आर, म्हणजे मारुतीची एक गाडी आहे वॅगन आर, मग दोन वॅगन आर उभे आहे पांढऱ्या रंगाच्या। मग वॅगन आर काय आहे? कॅरेक्टर समजा, पण एक आहे VDI और एक आहे VXI। सो आपने कहा ये दोनों वैगन आर है, हाँ सेम है, नहीं, तो एक डीजल है एक पेट्रोल है। सो डिटेक्टेबल वेरिएंट्स ऑफ अ कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेट। तो मग हाईटचे कोणते ट्रेट आहे? तो सर एग्जाम्पल टॉल, ड्वार्फ। सो जैसे ब्लड ग्रुप इज अ कैरेक्टर, बट A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप क्या है सर? पॉपुलेशन में उसके वेरिएंट्स है, सो दे आर कॉल्ड ट्रेट। समझ लाता? आता गया फैक्टर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्ज करो कि एक लड़का है जिसके कर्ली हेअर आहे, एका मुलाचे केस कर्ली आहे। आपण त्याला विचारलं की तुझे कर्ली हेअर का आहे? मग त्यांनी सांगितलं की माझ्या वडिलांचे हेअर सुद्धा आहे कर्ली। ठीक है? तो दिस कैरेक्टर, आई मीन अ ट्रेट, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फादर टू हिज सन। म्हणजे एका मुलाचे केस कुरळे आहेत, त्याला विचारलं का, तर त्याने म्हटलं माझ्या वडिलांचे सुद्धा कुरळे आहे। तर कुरळ्या रंगाचे केस, कुरळे केस हे वडिलांमधून कोणाला गेले? मुलाला। किंवा एक माऊली आहे, ती फेअर आहे आणि तिचा मुलगा फेयर है। तो हमने पूछा कि भाई आपका गोरा रंग है? उन्होंने कहा हाँ, हमारी माता भी फेयर है। तो हा गोरा रंग आईकडून तिच्या मुलाला गेला। अब मेंडल से पूछो कि हाउ कुड अ कैरेक्टर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू हर सन और फादर टू हिज सन। सो मेंडलला आपण विचारलं की आईसाहेबांचा गोरा रंग तिच्या मुलामध्ये कसा गेला, किंवा वडिलांच्या कुरळे केसाचा हा गुण मुलाला कसा गेला? तो मेंडल क्या कहता था? वो कहता था कि एक पार्टिकल है। अब आप ध्यान दीजिए, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। बेस अच्छा हो तो आगे अच्छा समझ में आएगा। तो मेंडल म्हणतो की देर इज अ पार्टिकल। तो फर्ज करो ये कोई पार्टिकल है। सो बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकल द मदर इज फेअर। म्हणजे आई गोऱ्या रंगाची आहे, कशामुळं? एका पार्टिकलमुळं। अरे भाई, जिस पार्टिकल से वो माँ गोरे रंग की है, वही पार्टिकल अगर बच्चे में आया तो बच्चे का रंग भी होगा।
गोरा। जिस पार्टिकल की वजह से पिता के बाल कर्ली है वही पार्टिकल बच्चे में आया तो बच्चे के बाल भी होंगे कर्ली। तो सर तुम्ही असं म्हणता की ज्या एका पार्टिकलमुळं आईसाहेब गोऱ्या रंगाची आहे तोच पार्टिकल जर मुलाला आला तो मुलगाही होईल गोरा। और इस पार्टिकल को ग्रेगर जोहान मेंडल कहता था फैक्टर, जिसे हम आप आज कहते जीन। सो व्हाट इज फैक्टर? अ particle responsible for transmission of a trait, responsible for transmission of a trait or character from one to next generation. That particle is called factor. आगे सुनो, ये जो पार्टिकल है जिसे मेंडल कहता है फैक्टर, इट्स अ यूनिट ऑफ इनहेरिटन्स। तो सर युनिट ऑफ इनहेरिटन्स म्हणजे जसं आईसाहेबांचा रंग कोणता आहे? गोरा। तो गोरा रंग मुलाला नेण्यासाठी एक पार्टिकल। समजा आईसाहेबांचे केसही कसे आहे? कर्ली, तो कर्ली हेयर के लिए दूसरा पार्टिकल। आईचा आयबॉल कलर असेल ब्राऊन तर त्याच्यासाठी तिसरा पार्टिकल। आईसाहेबांचे इयर लोब्स असतील फ्री तर त्याच्यासाठी चौथा पार्टिकल। सो एक कैरेक्टर के लिए एक पार्टिकल। सो इट्स अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। अब बताइए व्हाट इज फैक्टर? तो सर फैक्टर म्हणजे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज अ पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर अँड एक्सप्रेशन ऑफ कॅरेक्टर आल्सो। म्हणजे आईचा गोरा रंग तिच्या मुलामध्ये कोणी आणला? फॅक्टरनी। आणि मुलाला गोरं कोण बनवलं? याच फॅक्टरनी। सो फॅक्टर इज अ पार्टिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटन्स अँड एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट। ट्रेट म्हणजे डिटेक्टेबल व्हेरियंट्स। ओके, अब ये जो फैक्टर है मेंडल कहता कि ये सोमैटिक सेल माने बॉडी सेल, उसमें दो फॅक्टर्स रहते। मेंडलचं काय म्हणणं होतं की जी आपली सोमॅटिक और बॉडी सेल असते त्याच्यात किती असतात फॅक्टर? दोन। वो सिमिलर होंगे डिसिमिलर होंगे पर फैक्टर रहते दो और गमीट में मात्र एक। सो सी द फैक्टर्स आर टू इन अ डिप्लॉइड सेल एंड गमीट इज हैप्लॉइड, सो देयर इज अ सिंगल पार्टिकल। तो हाउ जीनियस वॉज मेंडल? सर हम लोग मेंडल को जीनियस क्यों कहते? विदाउट नोइंग व्हाट इज जीन, without knowing what is chromosome, without knowing meiosis, mitosis, and having never seen a microscope, a person who is ahead of time, some 50 years, एक असा माणूस ज्याला जीन माहीत नाही, क्रोमोझोम माहीत नाही, मिओसिस माहीत नाही, मायटॉसिस माहीत नाही, मायक्रोस्कोप बघितला नाही, 50 वर्ष पुढचं सांगून गेला। सो ही वॉज ट्रूली जीनियस। आज हम देखो ना, मेंडल म्हणतो की कॅरेक्टर इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन बाय अ पार्टिकल कॉल्ड फॅक्टर। त्याला तुम्ही आज म्हणता जीन। मेंडल कहता है कि इन अ बॉडी सेल देर आर टू सच पार्टिकल, मे बी सेम और डिफरेंट। आज हम कहते कि हाँ, ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम देर आर टू एलील्स। मेंडल म्हणतो गमीट कंटेन ओनली वन पार्टिकल, हम कहते हाँ, मियोसिस की वजह से क्रोमोसोम का हुआ सेपरेशन। तो
एक गमिट में एक पार्टिकल, दूसरे गमिट में दूसरा पार्टिकल. So the greatness of this fellow was came to know after 1900 because by that time the meiosis mitosis was known. ठीक आहे सर, अब हमें समझ में आ गया फॅक्टर. मग काय म्हणायचं आता? फॅक्टर म्हणजे पार्टिकल जो घेऊन जातो कॅरेक्टर आणि कॅरेक्टरला करतो एक्सप्रेस. डिप्लॉइड सेलमध्ये हे पार्टिकल असतात 2, गमिटमध्ये असते 1. द सेम फॅक्टर इज टुडे कॉल्ड ॲज जीन बाय जोहानसन 1909. मतलब सर जिस पार्टिकल को मेंडल कहता फैक्टर उसे हम आज कहते जीन. और ये टर्म किसने दी? जोहानसन 1909. तो व्हाट इज जीन? अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपसे कोई ये सवाल करे, तुम्ही सायन्सचे स्टुडंट आहे, तुम्हाला विचारलं की का हो तुमचे केस कर्ली का आहे? मग तुम्ही म्हणाल सर वडिलांची कर्ली आहे. मग हा त्यांचा गुण तुम्हाला आला का? हो सर. कोणी आणला कर्ली हेअरचा हा कॅरेक्टर? सर जीननी आणला. कुठे असतो जीन? सर क्रोमोझोमवर असतो. मतलब ये कर्ली हेयर का जो जीन है, कर्ली हेयर का जो जीन है ये कहाँ है? ऑन क्रोमोझोम. तो फर्ज करो कि ये है एक क्रोमोझोम, या हम लोग सिंगल क्रोमैटिड से दिखाएंगे. तो the gene is responsible for transmission of character and expression of character. It is present on chromosome at a fixed place. म्हणजे जीनची क्रोमोझोमवरची जागा कशी असते? फिक्स असते. आता पुढे तुला विचारलं कि भाई यहाँ तक तो ठीक है कि आपके पिता के कर्ली हेयर आप में जिसने लाए वो जीन है, वो क्रोमोझोम पे बैठा है. बता क्रोमोझोम कहाँ है? सर न्यूक्लियस में. अच्छा ठीक है, ये जीन किस चीज का बना है? तो सर जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए हॅव्हिंग इन्फॉर्मेशन फॉर सर्टन ट्रेट. म्हणजे कुरळे केस वडिलांकडून मुलांमध्ये आणणारा जो पार्टिकल आहे तो कोण? जीन. जीन कुठे आहे? क्रोमोझोमवर. कशाचा बनला? डीएनएचा. आणि या डीएनएच्या एका स्ट्रँडवरती असते इन्फॉर्मेशन फॉर कर्ली हेयर्स. तो चलो, कॅरेक्टर अ स्पेशल फीचर ऑफ एन ऑर्गॅनिझम. ट्रेट डिटेक्टेबल व्हॅरियंट ऑफ दॅट कॅरेक्टर. जसं हाईट इज कॅरेक्टर, बट टॉल हाईट अँड ड्वार्फ हाईट इज अ ट्रेट. Who transfer the trait? According to Mendel, factor. We call it as gene. What is gene? Sir, gene is a unit of inheritance and expression of a trait. It is present on chromosome at particular place called locus, and it is a segment of DNA having information.